हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम फोर्स का रिकैप करेंगे एंड लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, जो कि न्यूटन्स के 3 लॉज है, जिनके ऊपर लाइक डेरिवेशन से, न्यूमेरिकल से लाइक मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी। फर्स्ट में मैं पूरी थ्योरी समझाऊंगी, सेकेंड में हम इसके न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन परफेक्टली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा, उसमें हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। चाहे उसकी पोजीशंस कैसे हम ढूंढेंगे या उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। और ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये मोशन हो क्यों रहा है, ठीक है, किसके वजह से ये मोशन हुआ, किसकी वजह से हमारी वेलोसिटीज या स्पीड चेंज हो रही है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। ये कह रहे हैं फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट, ठीक है, हमने अगर उसको थोड़ा सा भी हिट करा तो वो हमेशा के लिए मूव नहीं करेगा, एक सर्टेन टाइम के लिए मूव करेगा एंड देन वो स्टॉप हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो रेस्ट है इट इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट बाद में क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजिशन पे आ जाएगा। दिस रिमेन्ड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन। इन्होंने एक अलग ही अप्रोच बताया मोशन से रिलेटेड। जब तक इनकी डिस्कवरीज नहीं आई थी, हमें ये पता चला था कि एक नेचुरल स्टेट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। पर इन दोनों ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion. एक फुटबॉल रखा है, उसको मोशन में लाना होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मूविंग चीज आ रही है, उसको स्टॉप करना है तो तुम्हें एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो ये एफर्ट कैसा होगा, जनरली ये मस्कुलर एफर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं पुश, पुल, लिफ्ट, ठीक है, हीट, ऐसे टाइप का कुछ भी होगा वो। और यही क्या करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करता है। पुल करोगे तो चेंज होगा, पुश करोगे तो चेंज होगा, ठीक है, हीट करोगे तो चेंज होगा। द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, व्हाट इज फोर्स, पुश एंड पुल। In fact, no one has seen, tested or felt a force. However, we always have seen the effect of force. Force को हम define नहीं कर सकते, like हमने कभी feel नहीं करा है, but उसके effects देखे और बस हमने उस चीज को क्या नाम दे दिया, force दे दिया। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. अगर मैंने push करा तो क्या effect आया, hit करा तो क्या effect आया, पुल करा तो क्या इफेक्ट आया, तो ये इफेक्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक फोर्स एक्ट ऑन देम। अगर कोई भी चीज मोशन में आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई करा है। From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object. हमने क्लास 8 में इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रखे हैं। हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, हम स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शेप एंड साइज का एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें पता है जब हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, या उसकी रोटी बनाते हैं, तो हमने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई करा, जिसकी वजह से उसका शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे टेबल पे एक ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक दे रखा है, जिसको हमने 2 स्ट्रिंग x एंड y से टाई अप कर रखा है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने स्ट्रिंग x को पुल करा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में चला जाएगा। किसी ने स्ट्रिंग y को पुल करा तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चला जाएगा, y डायरेक्शन में चला जाएगा। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर दो पर्सन ने दोनों साइड से फोर्स लगाया, पुल करा, और वो फोर्स इक्वल फोर्स है, तो क्या वो ब्लॉक मूव करेगा, नो, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। और याद रखना है कि बैलेंस्ड फोर्स कभी भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें बैलेंस फोर्स के इफेक्ट्स पता होने चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट
बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, मोशन नहीं लाता है, बट जो तुम्हारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है उसमें से हमें एक इफेक्ट जरूर दिखेगा, दैट इज शेप एंड साइज को चेंज करना। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने कि अगर हम बोथ साइड को बलून को प्रेस करेंगे, ठीक है, इक्वल फोर्स से, द साइज एंड शेप ऑफ द बलून विल बी चेंज्ड। अब ये कह रहे हैं नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। सपोज एक्स वाला फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन और y वाला लगा रहा है 20 न्यूटन, तो तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, x के टुवर्ड्स करेगा। Thus the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो याद रखना उस टाइम पे कौन सा टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी तुम्हारा मोशन नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोल रखा है कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको मोशन में लाएंगे, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे शेप एंड साइज भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब याद रखना है जब जब तुम कहीं पे भी मोशन में फोर्स की बात कर रहे हो तो वो फोर्स कौन सा है, कंपल्सरी अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स कहीं पे भी नहीं लिखा जाएगा, और इसलिए लॉज में भी तुम देखोगे लास्ट लाइन होगी व्हेनेवर एन unbalanced force is applied या external unbalanced force is applied। अब ये कह रहे हैं कि what happens when some children try to push a box on a rough floor। अगर वो पुश कर रहे हैं with small force तो obviously box मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम ही नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो मोशन में आएगा नहीं। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। इन दिस केस between the bottom of the box and floor's rough surfaces, it balances the pushing force and therefore the box does not move। तो यहाँ पे एक तरीके से बैलेंस फोर्स हो गया, जितना फोर्स वो लगा रहे थे उतना ही फोर्स क्या कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और वो बैलेंस हो गया और इसलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। पर यही अगर कोई बड़े लोग आ जाएंगे और जो और ज्यादा फोर्स लगाएंगे जो कि फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, तो याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन में, मतलब वो कि आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। The children push the box harder, but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. If the children push the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force. और जब उनका जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड कर जाएगा तो याद रखना है फिर ये बॉक्स क्या हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। This is an unbalanced force, so the box starts moving. What happens when we ride a bicycle? तुम साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, पेडलिंग कर रहे हो एक तरीके से, और जैसे ही तुम पेडलिंग स्टॉप कर देते हो तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन होती है। वो अपने आप स्लो डाउन कैसे हो रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. अगर तुम्हें इस साइकिल को हमेशा के लिए मूव करना है तो याद, या कोई भी ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए मूव करना है तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा देयर शुड बी कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। एक फोर्स हमेशा के लिए अप्लाई करते रहना पड़ेगा तो ही वो चीज हमेशा के लिए मूव ऑन कर सकती है। However, it is quite incorrect. An object moves with uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो पुशिंग फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों ही जो हमारे ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस्ड है और इसलिए वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, वो आपस में क्या कर देते हैं, कैंसल आउट करते हैं। बट इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। Thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required. तुम्हें उसकी स्पीड चेंज करनी तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना है तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करना है तो भी करना पड़ेगा। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड
would continue as long as this unbalanced force is applied. और ये चेंज कब तक चलेगा? जब तक वो unbalanced external force apply होगा. ठीक है. However, if this force is completely removed, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. अगर हम ये फोर्स हटा दें तो एक सर्टेन टाइम तक मूव करता रहेगा. कब तक? जब तक उसने एक वेलोसिटी क्या कर रखी? एक्वायर कर रखी है. ठीक है. तो अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे. तो उससे पहले तुम्हें गैलीलियो के बारे में पता होना चाहिए. ये जो भी हमने अब तक पढ़ा है फोर्स के बारे में पढ़ा है. क्यों पढ़ा है? बस इस आंसर के लिए कि क्या कॉज करता है मोशन को, तो फोर्स कॉज करता है. और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए. अब जो गैलीलियो है, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो डिडक्टेड दैट objects move with the constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down on inclined plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. अगर वो ऊपर चला भी जाएगा, उसको नीचे आना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि थर्ड चैप्टर में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे. Its velocity will decrease when it climbs up as shown. अगर वापस से उसको ऊपर जाना पड़ेगा तो अब वो उतनी हाइट पे नहीं जाएगा, थोड़ी सी कम हाइट पे जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उसने जो वेलोसिटी एक्वायर करी है वो डिक्रीज होती जाएगी. This shows that the marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. वो कह रहे हैं कि अगर हम ये inclination जो है इसको both side same रखें तो अगर जिस हाइट से वो गिरा है उसी हाइट तक वो दूसरी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, उसको plane कर दोगे, that is slope तो zero हो गया. The marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. And the unbalanced forces on the marble in these cases are zero. अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में गैलीलियो ये कहना चाह रहा है कि objects move with the constant speed when no force acts on them. This means if a object is moving over on a frictionless path, अगर हम फ्रिक्शन को हटा दें, ठीक है, और कोई अदर फोर्स उधर एक्ट ही नहीं कर रहा है, अगर ये क्राइटेरिया या ये कंडीशन हम रख दें तो वो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो हमेशा के लिए एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा, हमेशा के लिए. ठीक है, याद रखना है. बट देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ना फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और ना ही कोई तुम्हारा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है. कोई भी टाइप ऑफ फोर्स अगर हमारे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या करेगा? मोशन में रहेगा. और वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा. ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर और बहुत सारे फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं और इसलिए वो मोशन को एक टाइम तक ही मतलब मोशन हो पाता है एंड देन वो चीजें स्टॉप हो जाती हैं अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें. And this is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and provided a lubricant on top of the planes. अगर हमें फ्रिक्शन हटाना है इस वाले एक्सपेरिमेंट में तो इसको हटाने के तरीके क्या है? स्मूथ मार्बल ले आओ जो कि रफ नहीं है, स्मूथ प्लेन रख लो, सरफेस रख लो और लुब्रिकेंट लगा दो, ऑयल लगा दो, पाउडर लगा दो, कुछ भी कर दो जो वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा. न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडिया. जब ये गैलीलियो ने आर्ग्यूमेंट रखी उसके बाद में न्यूटन ने उसके आर्ग्यूमेंट को क्या करा? पढ़ा. एंड आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. These 3 laws are known as Newton's law of motion. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. First law of motion is stated as an object remains in a state of rest
or of an uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force. अगर हम एक फोर्स अप्लाई नहीं करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया है. इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है तो वो हमेशा रेजिस्ट करेगा. रेजिस्ट का मतलब है अपोज करेगा. क्या अपोज करेगा? अपनी स्टेट ऑफ जो स्टेट ऑफ उसका जो भी है लाइक रेस्ट है, मोशन है, उसको चेंज करने में क्या करेगा? अपोज करेगा. In a qualitative way, the tendency of an undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. और जो ये टेंडेंसी है अपोज करने की, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, इसको हम कहते हैं इनर्शिया. दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर कोई ऑब्जेक्ट है लाइक स्टोन है, पत्थर है, बड़ा सा रॉक है, तो तुम उसको कितना भी कोशिश करो वो हमें अपोज करेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए. बट वही चीज पैदर होगी, हम थोड़ा सा भी अगर फुक भी मारेंगे, ठीक है, या हम थोड़ा सा भी वहां पे एयर आ जाएगी तो वो उड़ के चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है और रॉक का इनर्शिया ज्यादा है. Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force. अगर ब्रेक अप्लाई होता है तो हमारी बॉडी कहाँ जाती है? फॉरवर्ड गिरती है. ठीक है, to stop the motor car. With the application of brake, the car slows down, but our body still remains in the state of motion. क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए. और जो भी कार थी, बस थी, वो तो स्लो डाउन हो गई या रुक गई और हमारी बॉडी स्टिल मोशन में थी और इसलिए हमारी बॉडी ब्रेक अप्लाई करने की वजह से कहाँ पे जाती है? फॉरवर्ड जाती है. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact. और इसलिए कहा जाता है ना कि सीट बेल्ट पहनो. Safety belts are worn to prevent such accidents. Safety belts exert a force on our body to make the forward motion slower. तो बेल्ट होता है तो हम बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाते, हल्का सा मूवमेंट होता है. An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. अगर तुम खड़े हो, बस रेस्ट में है, पर जैसे ही बस स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट होती है, बस तो आगे जाने की कोशिश करती है और हमारी बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के पैर है, वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में है. ठीक है, ऐसे कांटेक्ट में है तो हमारी बॉडी अभी भी किस पोजीशन में? रेस्ट में. और बस किस पोजीशन में आ गई? मोशन में. तो जो हमारे पैर कांटेक्ट में थे वो भी मोशन में आ गए, पर जो हमारी अपर बॉडी है इट इज स्टिल इन रेस्ट. और इसके वजह से क्या होगा कि हम कहाँ फॉल करने का, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स. दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट in contact with the floor of the bus. But the rest of our body अभी भी क्या कर रही है? टेंडेंसी दे रही है. किसको टेंडेंसी दे रही है? टू रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट. मतलब कि वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं. ऐसे ही थर्ड सिनेरियो है, व्हेन अ मोटर कार टेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड. ठीक है, दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन, क्योंकि तुम्हारी मोटर कार तो टर्न ले रही है पर तुम्हारी बॉडी स्टिल अभी टेंडेंसी में कैसे? स्ट्रेट मूवमेंट करने के लिए. वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन. When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. कार तो टर्न कर गई पर हमारी बॉडी स्टिल क्या करना चाह रही है? स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाह रही थी और इसकी वजह से हम क्या करेंगे? अदर साइड पे हम स्लिप कर जाएंगे. ऐसे ही और दो सिनेरियो हैं जब हम कपड़े सुखाने जाते हैं. ठीक है, Before hanging the wet clothes over laundry line, usually many jerks are given to the clothes. हम कपड़ों को क्या करते हैं? झड़काते हैं. Because of jerks, droplets of water from the pores of the cloth falls on the ground. क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी थी. क्या टेंडेंसी थी? टू रिमेन एट रेस्ट. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन इट हैव द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट. पर जो जग हमने दिया
उस जर्क ने उनको क्या कर दिया, दे सडनली केम इन मोशन, क्योंकि पर उनकी टेंडेंसी तो रेस्ट में थी तो इसलिए वो बाहर जाके गिर गए, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। ऐसे पाइल ऑफ कॉइन है, तुम जब भी कैरम बोर्ड खेलते हो, एक के ऊपर एक कॉइन है, तुम स्ट्राइकर मारते हो, कई बार क्या होता है नीचे वाला कॉइन निकल जाता है और ऊपर का स्टैक एज इट इज नीचे आ जाता है। When a pile of coins on the carom board is hit by a striker, only the coin at bottom moves away, leaving rest of the pile of the coins at the same place. This happens because when the pile is struck with a striker, सिर्फ जिस कॉइन को ये स्ट्राइकर ने हिट करा है वो तो मोशन में आ गया और ऊपर का स्टिल अभी क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मोशन में आने के लिए, और वो पॉइल वर्टिकली एज इट इज फॉल कर देता है कैरम बोर्ड पे एंड रिमेन्स एट द सेम प्लेस। सीट बेल्ट का हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब है इनर्शिया एंड मास। ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और यही जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ये जो टेंडेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर वो मूव कर रहा है, वो मूव करना ही चाह रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। वी नो दैट, मतलब हर बॉडी के पास क्या सेम इनर्शिया होता है। वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन दैट अ फुल बॉक्स ऑफ फुल ऑफ बुक्स। Similarly, if we kick a football, it flies away. But if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. तो इसका मतलब इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट का सेम नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं जो एक्टिविटी 8.2 है, इसमें अगर हम 5 रुपीज कॉइन को रिप्लेस कर दे 1 रुपी कॉइन, तुम्हें पता है 1 रुपी कॉइन छोटा है, उसका मास कम है एज कंपेयर टू 5 रुपीज कॉइन। वी फाइंड दैट द लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ठीक है, अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप लार्ज वेलोसिटी विच प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ द ट्रेन। अब जैसे इसमें तो ये कह रहे हैं कि एक कॉइन ने रखा है, तुमने जैसे कार्ड को फोर्स अप्लाई करा, कार्ड तो मूव हो गया और कॉइन वही के वही गिर गया, जो कॉइन है वो कार्ड के साथ नहीं गया। और सेम वे ये कह रहे हैं कि ये स्मॉल कार्ट है, a force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity which will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia. ठीक है, जो कार्ट है उसमें इतना इनर्शिया नहीं है और जो ट्रेन है उसमें इनर्शिया या उसके इंजन में जो इनर्शिया वो बहुत ज़्यादा है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास या जितना ऑब्जेक्ट हैवी है उतना उसका ज़्यादा मास होगा, उतना उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अगर कोई पूछे कि इनर्शिया कैसे मेजर होता है तो इनर्शिया उसके मास के अकॉर्डिंग मेजर होता है। We thus relate inertia and mass as follow. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change of in its state of motion or rest. The mass of an object is a measure of its inertia. इनर्शिया क्या करती है, एक रेजिस्टेंस देती है, अपोजिशन देती है, किस लिए कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में रहना चाहती हूँ, मैं मोशन में हूँ तो मोशन में रहना चाहती हूँ। पर ये इनर्शिया कितना होगा, जितना उसका मास होगा। अब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब जो इंटेक्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये कह रहे हैं किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, अ रबर बॉल और स्टोन ऑफ सेम साइज, तो मास किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्टोन में होगा। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन में सबसे ज्यादा मास किस में होगा, ट्रेन में होगा। अ 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन में सबसे ज्यादा मास किस में होगा, 5 रुपी कॉइन में। तो इन सब में क्या होगा, इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद में, ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 तुम लोग खुद ही कर लेना। क्वेश्चन 3 ये कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट पे थे। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो स्टिल क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को रेस्ट में रखना चाह रहे हैं, बट हम उसकी ब्रांच को क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं। The leaves tend to remain its position and hence detaches from the tree to fall down, क्योंकि उनकी टेंडेंसी तो रेस्ट में रहने की है और ब्रांच शेक हो रहा है और इसके वजह से वो क्या हो जाएंगे, डिटैच होके गिर जाएंगे। फिर फोर्थ पार्ट है, हम जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड क्यों गिरते हैं और जब भी एक्सेलरेट करेंगे तो पीछे क्यों गिरते हैं। तो यह हम ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, वो मोशन में थी और वो चाह रही कि मैं अभी भी मोशन में रहूं, पर ब्रेक अप्लाई करा है तो बस आइदर स्लो डाउन हो गई या रुक गई
और हमारी बॉडी अभी भी मोशन में थी, इसलिए विल फॉल फॉरवर्ड। पर जब हम खड़े मतलब बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं और चीज एक्सेलरेट हो रही है, तब हमारी बॉडी रेस्ट में, पर जो हमारे फीट है वो कांटेक्ट में थे, वो तो मोशन में आ गए, अपर बॉडी स्टिल रेस्ट में। और इसके वजह से जब भी कोई चीज स्टार्ट होगी या एक्सेलरेट होगी तो हम कहाँ गिरेंगे, पीछे की तरफ गिरेंगे। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes, that is the object gets an acceleration। ठीक है, अभी कह रहे हैं we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। हम force को कैसे measure कर सकते हैं। During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him। पर वही फास्ट मूविंग बॉल जो क्रिकेट बॉल अगर आ जाए उतनी स्पीड से, तो वो इट में हीट अ स्पेक्टेटर। ठीक है, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज स्लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun। This observation suggests that the impact produced by the object depends on their mass and velocity। तो हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ मास ही मैटर नहीं करता है, उसकी वेलोसिटी भी मैटर करती है। Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity। अगर मेरे को कोई चीज स्पीड से फेंकनी है तो मुझे फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, मतलब हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity। One such property is called momentum। ठीक है, मोमेंटम के ऊपर है, क्या मोमेंटम से चीज फेंकी गई है तो उतना वो क्या करेगा, हमें हर्ट करेगा। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर P। ठीक है, ऐसे थोड़ा स्टाइलिश P होता है। Of an object is defined as the product of its mass m and velocity v। तो what is momentum? Simply mass और velocity का product है। Momentum has both direction and magnitude। Its direction is the same as that of velocity। The SI unit of momentum is mass को हम kg में measure करेंगे, velocity को मीटर पर सेकेंड में करेंगे, तो यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of an object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। तो फोर्स हमेशा क्या करेगा, मोमेंटम को चेंज करेगा। धीरा तुम कम फोर्स लगाओगे तो कम मोमेंटम होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम होगा। Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine। If one or two person gives a sudden push to it, it hardly starts, but a continuous push, अगर हम कई देर तक उसको पुश करते रह रहे हैं, or some time results in a gradual acceleration of the car to its speed, it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also the time during which the force is exerted। अगर तुम थोड़ी देर के लिए पुश कर रहे हो तो शायद कार ना स्टार्ट हो, पर उतनी ही फोर्स से तुम कई देर तक पुश कर रहे हो तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना है, मतलब सिर्फ हम ये कहेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ही नहीं मैटर करता है, पर कितनी देर के लिए वो तुम अप्लाई कर रहे हो वो भी मैटर करता है। It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on time rate at which momentum is changed। तो कितनी देर में ये मोमेंटम में चेंज आया ये भी मैटर करता है। And the second law states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। ये तुम्हारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ये कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, अपॉन रेट का मतलब अपॉन टाइम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन है और ये पेपर में आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में ये तुम्हें सब कुछ एज इट इज लिखना पड़ेगा। सपोज ऑब्जेक्ट मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with initial velocity u and then accelerated to velocity v in time t with the application of a force F throughout the time t. Initial momentum is mu, final momentum is mv, change in momentum is mv minus mu,
एंड फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी लिख के फिर इनको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख के एंड ऐसे। तो ऑब्वियसली ये पूरा मैं पूरा प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फोर्स, अब यहाँ तक तो मैंने भी बता दिया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट की वैल्यू इस लॉ के लिए उन्होंने बता रखी है k इज 1। ठीक है, हम k की वैल्यू 1 लेंगे, फिर ये हो जाएगा एफ एम v माइनस यू अपॉन टी। तुम्हें पता है v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो तुम्हारा फोर्स आ गया m है। ठीक है, तो मास तुम्हारा किस में होगा, केजी में, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम फोर्स की यूनिट कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसके लिए हमने एक स्पेशल डिफाइन कर दिया दैट इज न्यूटन। ठीक है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट है, न्यूटन इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स। The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as product of its mass and acceleration. जब हमें ऑब्जेक्ट का मास पता है और वो कितने से एक्सेलरेट कर रहा है ये पता है, तो हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। The second law of motion is often seen in action in our everyday life. While catching a fast-moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball. जब कैच करना होता है तो वो ऐसे आगे जाके कैच नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पीछे पीछे अपने हैंड्स को लेके आएगा। ठीक है, ग्रेजुअली वो उस हाथ को पीछे लाएगा। क्यों? इंक्रीज इन टाइम रिड्यूसेस द मोमेंटम। ठीक है, जैसे जैसे तुम पीछे पीछे हाथ लाओगे टाइम इंक्रीज होगा, and during which the high velocity of the moving ball decreases to 0, and thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced, और ये हमें अब क्या नहीं करेगी, हर्ट नहीं करेगी। If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time, and thus the rate of change of momentum of the ball will be large, और उसका impact हमें मिलेगा कि हमें हर्ट होगा। इन हाई जंप भी यही है, जब जब हाई जंप होना होता है तो ये क्वेश्चन क्यों लगाते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स। अगर वो गिर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन बेड है या जो सैंड का बेड है ये क्या करता है, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर द मेकिंग जंप, और इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा और इसलिए हमें फोर्स का इम्पैक्ट भी कम लगेगा। सेम है कि कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल blow. The first law of motion can be mathematically stated from the mathematical equation for the second law of motion. हम ये भी इसका भी डेरिवेशन पेपर में आता है, वो कहते हैं derive the first law with the help of second law of motion. तो तुम्हें F इज इक्वल्स टू एम ए पता है। ठीक है, याद रखना है मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, मास इज नेवर जीरो। तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हमने जो वेलोसिटीज हैं हमने क्या करा, फोर्स को जीरो लगा दिया। फोर्स जीरो लगाया तो इनमें से कौन, मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, जीरो है, हो सकता है मतलब। फिर ये t वहां जाके जीरो हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u हो गया। और हम क्या कह रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के जो भी स्पीड से मूव कर रहा था हमेशा के लिए वो उसी स्पीड में मूव करता रहेगा। और अगर मेरी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और फाइनल भी हमेशा के लिए जीरो होगी। तो हमने सेकेंड लॉ के मतलब सेकेंड लॉ का जो डेरिवेशन है उसके हेल्प से हमने फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर दिया। इसका भी हम प्रॉपर देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले हम थ्योरी कवर अप कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with the method of determining the force. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. कभी भी हम याद रखना सेम ऑब्जेक्ट पे वो दोनों फोर्सेस अप्लाई नहीं होते हैं, they are acted on different objects. In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with the player of the opposite team. Both will hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. तो थर्ड लॉ में याद रखना हमेशा there are two types of forces.
द टू अपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक ने एक्शन दिया और दूसरे ने उसको रिएक्ट करा। लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 8.10। ठीक है, तो 8.10 में इन्होंने हमें ये बैलेंसेस दिखा रखे हैं, दो स्प्रिंग बैलेंसेस में इसको ये करना है, कनेक्ट करना है। The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of a spring balance A, it is observed that both the spring balance shows the same reading on their scale. It means that the force exerted by the spring balance A on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A. Any of these two forces can be called as action and reaction. तो इन्होंने जब इसको खींच के देखा तो उन्होंने क्या देखा, दोनों में सेम मेजरमेंट है, लाइक सेम क्वांटिटी है, बट दोनों में जो एक किसी एक को एक्शन कह दो, किसी एक को रिएक्शन कह दो। However, मतलब इससे हमने क्या लॉ डिफाइन करा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। However, it must be remembered that action and reaction is always acted on different objects. कभी भी सेम पे नहीं होगा वो, और जो फोर्स होगा वो सेम होगा। Suppose you are standing at rest and intend to start walking on a road, you must accelerate and this requires a force in accordance with the second law of motion. इसमें वो फोर्स क्या है, तो एक इज इट अ मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड, एंड उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई होता है, वो हमें हेल्प करता है वॉक करने के लिए। नो यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, but these forces may not produce acceleration of equal magnitude. एक्सेलरेट उतना नहीं करेगा भले तुम इक्वल फोर्सेस या इक्वल मैग्नीट्यूड में अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे और डिफरेंट मासेस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। ठीक है, बट बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन, और इसकी वजह से हमें शोल्डर पे क्या मिलता है, एक जर्क सा मिलता है, एंड दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन। Since the gun has much more greater mass than the bullet, the acceleration of the gun उतना नहीं है, लाइक जितना फास्टली तुम्हारी बुलेट मूव कर रही है उतने फास्ट से तुम्हारा गन पीछे नहीं आ रहा है। गन की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू बुलेट। क्यों? क्योंकि एक में मास ज्यादा है, एक में मास कम है। The third law of motion can be illustrated when a sailor jumps out of a rowing boat. As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backward. जब जब हम बोट से नीचे उतरते हैं तो याद रखना है, जितने फोर्स से तुम बाहर उतरते हो उतने ही फोर्स से क्या होता है, बोट पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, और ऐसी ये एक्टिविटी है जिसमें ये सैंड बैग को एक दूसरे को एक तरीके से फोर्स अप्लाई करके सैंड बैग को थ्रो कर रहे हैं। Now place the two children on one cart and one on another cart. The second law of motion can be seen as this arrangement would show different acceleration for the same force. दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, बट जो कार्ट का एक्सेलरेशन है उसमें डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि एक का मास कुछ होगा और अदर पर्सन का मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक तरीके से मास भी डिपेंड करता है। The cart shown in this activity can be constructed. ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। Skateboards are not as effective because it is difficult to maintain straight line motion. तो ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो याद रखना है कि जब जब तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करता है, हमें एक्सेलरेशन याद रखना है कि एक तो ये इक्वल फोर्सेस होते हैं बट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है तो डिफरेंट बॉडीज के पास मास भी डिफरेंट होगा और इसलिए इनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। एक में तुम्हें ज्यादा एक्सेलरेशन दिख सकता है, एक में तुम्हें कम दिखेगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है थ्योरी वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स एज वेल एज डेरिवेशन। तो प्लीज चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।